मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम पूरा का पूरा एक पेपर के बारे में आप लोगों के साथ, जो कि सामान्य हिंदी का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा और ये जो सेशन है वो साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग को पूरा देखना है। देख रहे डियर यहाँ पर आप लोग स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर क्या दिखाया रहा है, आप लोग को दिखाया जा रहा है कि परीक्षा उपयोगी देखिए जो संभावित प्रश्न पत्र है ये है आप लोगों के परीक्षा उपयोगी संभावित प्रश्न पत्र। देखिए उत्तर सहित ये पूरा का पूरा बातें होगा आज का। तो डिस्टेंस अब याद रखिएगा, समय बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के पास, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। तो डिस्टेंस जब उखली में सिर दिया तो मूसरों से क्या डरना, एक कहावत सुना है आपने। तो यहाँ पर अब लग जाइए क्योंकि समय बिल्कुल भी आपके पास नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। डिस्कशन देखिए पेपर पहला हम लोग का सेट रहेगा, फिर जैसा रहेगा आप लोग का डिमांडेशन तो मैं पूरा का पूरा दूसरा सेट भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अब देखिए ये कोविड-19 के कारण 30% कम किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार रहेगा। ये बात पूरा का पूरा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक जो है आप लोग का 100 है। चलिए सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज से। तो यहाँ पर जब आप लोग को सेशन मिलता है डिस्कशन, तो देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पहले आप लोगों को मिलता है यहाँ पर, तो पहला देखिए बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, कला और साहित्य के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कला और साहित्य के लेखक कौन है। तो डिस्कशन देखिए पहला ही चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो ये जो है इसके राइटर कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो कला और साहित्य के लेखक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बहुत ही पॉपुलर ये है, इसको छोड़ना नहीं है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है। प्रश्न ख की ओर बढ़ते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, मुंशी इंसाल्लाह खान, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, काशीनाथ खत्री। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदल मिश्र जी, यानी सेकंड जो ऑप्शन होगा वो आप लोगों का राइट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग ग प्रश्न की ओर। देखिए ग हम लोग का प्रश्न क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के धुंधरू किस विधा की रचना है। देखिए विधा से भी प्रश्न जरूर पूछता है। संस्मरण हो गया, ललित निबंध हो गया, रेखा चित्र हो गया, लघु कथा हो गया। तो डिस्टेंस ये जो है बाजे पायलिया के घुंघरू जो है ये ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। तो यहाँ पर जो ग प्रश्न है इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस। अब घ प्रश्न की हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। हरिशंकर परसाई की रचना कल्पतरु है, धरती के फूल है, तब की बात और थी, मेरे विचार। तो देखिए ये हरिशंकर परसाई जी की जो रचना इसमें से है वो तब की बात और थी। तब की बात और थी जो ये रचना है वो है हरिशंकर परसाई जी की। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर दिया गया श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है इस प्रश्न के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो गंगा प्रश्न का जो विकल्प नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखते हैं सेकंड प्रश्न में। अब देखिए जब ये आपका गद्य गरिमा समाप्त होता है आप लोगों को तो पद्य में से मिलेगा आप लोगों को 5 प्रश्न। दूसरे प्रश्न के देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे का देखिए प्रश्न क्या है, वीर गाथा काल की विशेषता है, नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण और है आप लोगों का मुक्त काव्य। तो डिस्टेंस देखिए वीर गाथा की, देखिए वीर गाथा का ही समझ में आ रहा है यहाँ पर। देख रहे हैं आप युद्धों का सजीव जो होगा, युद्धों का क्या हो जाएगा, सजीव जो चीज वर्णन होगा वो क्या होगा, वीर गाथा काल की विशेषता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरे का, यानी जो का प्रश्न है उसका विकल्प जो होगा ये थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आदि काल का एक अन्य नाम क्या है। आदि काल को किस अन्य नाम से जानते हैं हम लोग, स्वर्ण युग, श्रृंगार काल, भक्ति काल, सिद्ध सामंत काल। तो इसको देखिए अन्य नाम जो है आदिकाल का वो है सिद्ध सामंत काल नाम है। क्या है, सिद्ध सामंत काल नाम है। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे के ग प्रश्न की ओर। देखिए मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं। मैथिली शरणगुप्त जो है वो किस युग के कवि है। और देखिए मैथिली शरणगुप्त को याद रखिएगा, एक इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है। मैथिली शरणगुप्त जो है हमारे देश के राष्ट्रीय कवि भी हैं। ये बात मत भूलिएगा, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को, और हर बार ये किसी न किसी सेट में पूछता जरूर है। मैथिली शरणगुप्त जो है शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावाद उत्तर युग। तो देखिए मैथिली शरणगुप्त जी जो है वो द्विवेदी युग के हैं। क्या है, द्विवेदी युग के ये महत्वपूर्ण कवि हो जाएंगे। ठीक है ना, और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है। आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, रामचरितमानस, पंचवटी। देखिए यहाँ पर जो भक्ति काल की है वो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए बताइए तुरंत बताइए। तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा। और दूसरे के जब अंग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? अब्दुल रहमान को, नरपति आला को, अमीर खुसरो को और धनपाल को। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर खड़ी बोली का प्रथम कवि जो माना जाता है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। तो अगला जो प्रश्न रहेगा उसका जो विकल्प नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप लोग को 10 बहुविकल्पी प्रश्न जो होंगे वो अपने आप कवर कर लेंगे आप। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे और देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आप लोग कैसे पूछे जाएगा। तो देखिए गद्यांश से रिलेटेड है आप लोग का प्रश्न। ये प्रश्न आप लोग के सम्मुख दिख रहा है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिक सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स देखिए जो पहला आप लोग को दिया गया रमणीयता और नित्य नूतनता जो अन्योन्याश्रित है तो ये आप लोग का है। और इधर जब पेज में इस साइड आता हूँ तो देखिए इस साइड क्या है, कुछ चीज़ों को यहाँ से भी समझिए। जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है किस प्रकार से, देखिए कि ही रह जाती है और यहाँ पर इसमें देखिए भाषा समुची सुयुग चेतना की अभिव्यक्ति। तो ऐसे यहाँ पर जब ये समाप्त होता है तो देखिए प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। गद्यांश के पाठक का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। लेखांकित अंक की व्याख्या लिखना है, व्याख्या बताना है इसका। रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार का अन्योन्याश्रित है। देखिए इसके अथवा में भी प्रश्न है आप लोगों से पूछा गया, लेकिन पहले हम लोग अब आइए बात करते हैं। देखिए अथवा में पूछा गया है ना, तो पहले इन प्रश्नों को देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से प्रश्नों का ये जो आप लोग को पैरा मिला है, ये रमणीयता और नित्य नूतनता जो है अन्योन्याश्रित है। तो इस पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जब पहुँचते हैं हम लोग तो यहाँ देखिए इस प्रश्न का आप लोग को पूरा डिटेल मिलेगा। यहाँ जब बढ़ते हैं तो देखिए आप लोग को तो पूरा का पूरा लिखना नहीं है, व्याख्या तो पूरा का पूरा इतना ज़्यादा हो गया है। देखिए प्रसंग पहले बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा की आधुनिकता यानी भाषा और आधुनिकता वाला जो है आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या है, भाषा और आधुनिकता वाला जो चैप्टर है उसी से लिया गया है ये जो प्रसंग है आप लोग का। तो देखिए प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा की आधुनिकता के संदर्भ में लेखक ने इस तथ्य पर बल दिया है कि जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए उसी प्रकार भाषा में भी नवीनता आती रहनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, सौंदर्य में अगर नवीनता आप खोज रहे हैं तो उसके साथ ही साथ भाषा में भी नवीनता को आपको देखते रहना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हिंदी गद्य का जो होता है उसमें तो काव्यांश जो उसका व्याख्यान होता है वो तो और भी आसान होता है, पूरी बातें वही रहती हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर आप लोग को लिखना रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसके व्याख्यान की ओर। व्याख्यान में देखिए मुख्य रूप से आप लोगों को जो काम करना है वो जो आप लोगों को दिया गया था यहाँ पर मुख्य रूप से जो रेखांकित भाग का, तो रेखांकित भाग का ये आपके साथ कराया जाएगा ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, आइए पैरा को एक बार मैं आप लोग को और रिवाइज कराता हूँ। देखिए रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता और रमणीयता, तो कहने का मतलब क्या है डिविजन्स, इसमें देखिए भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की द्योतक है। मतलब भाषा में भी जो नवीनतम चीजें होनी चाहिए उसमें निरंतर तौर पर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें जो मुख्य रूप से प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो पहले देखिए पूछा गया था कि गद्यांश के प्रसिद्ध कौन लेखक कौन है। तो देखिए डिस्टेंस ये जो है भाषा और आधुनिकता वाला चैप्टर से लिया गया है और इसके जो देखिए यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, ये प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध समालोचक। ये देखिए प्रसिद्ध समालोचक और निबंधकार, ये चीज़ आप अगर लिख रहे हैं ना तो एग्जामिनर के ऊपर आप एक अपना प्रभाव बताएंगे, एग्जामिनर के ऊपर अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे आप। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी तो सभी लोग लिखता है, लेकिन आपने क्या लिखा, प्रसिद्ध समालोचक और निबंधकार। प्रसिद्ध समालोचक और निबंधकार कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो इससे आप एग्जामिनर को जो है एक अलग प्रभाव उसके ऊपर बना रहे हैं और निश्चित तरह आप उसको प्रभावित करेंगे। द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता, देखिए ये जो अंडरलाइनिंग करने वाला बात है इसको अंडरलाइन कर लेते हैं तो आप एग्जामिनर के प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो गया, कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, कामा लगा के वो थोड़ा सा उसको हाईलाइटेड कर देते हैं ताकि जब भी एग्जामिनर चेक करे तो उसको अच्छा लगे, वो समझ में आए कि हाँ चीज़ों को बड़ी सुंदरता के साथ सजाया गया है। जैसे खाना वगैरह हो गया, दाल भात वगैरह लेते हैं आप, सब्जी ऐसा तो नहीं है कि सब्जी कहीं और फेंक दिया गया, दाल कहीं और फेंक दिया गया, आप एक सिस्टम तरीके से लेते हैं भोजन वगैरह। तो इसी तरीके से आप लोग का नोट्स भी होता है डिस्टेंस, अगर आप उस तरीके से लिखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने एग्जामिनर को प्रभावित करेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया, जो ख प्रश्न दिया गया है तो निबंध लिखा गया, यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गद्य भाग में संकलित है। ठीक है ना, हिंदी की बुक से जो लिया गया है, संकलित है हम लोग के बुक में। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग को रेखांकित भाग की व्याख्या करना है, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रमाणिक सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। चलिए आइए देखते हैं इसके व्याख्या को।
देखिए व्याख्या तो ये पूरा का पूरा इसमें डिटेल में कर दिया गया है, लेकिन आप लोगों को केवल अपने काम भर काम ही करना है, तो पूरा का पूरा व्याख्या लिखने लगे तब तो आप लोग का लेक्चर छूट जाएगा, आप लोग क्लासेस छूट जाएंगे और आप लोग अपने पेपर को पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक पेपर को आप लोग कम से कम प्रैक्टिस करके तो जरूर जाना है, ठीक है ना, ताकि छूटे ना आप लोग का। तो देखिए भाषा के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखिए तो भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की द्योतक है। यानी उसकी जो कोई भी भाषा है तो उसमें नवीनतम चीजें होनी चाहिए, तभी उसकी सुंदरता क्या होगी, बनी रहेगी। जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी, और जो नवीन होगा उसमें रमणीयता भी होगी। रमणीयता का मतलब क्या है, उसे डिस्टेंस बार बार लोग उसे याद रखेंगे, लोगों के वो ध्यान में रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो चीजें नवीन होती हैं, तो भाई सभी को नवीन चीजें चाहिए, नई चीजें चाहिए, तो उसमें रमणीयता निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। इस प्रकार देखिए नवीनता और रमणीयता जो है एक दूसरे पर आश्रित हैं। नवीन चीजें होंगी तो उसे ज्यादा रमा जाएगा, और रमा जाएगा तो इसका मतलब वो चीज नवीन है, तो एक दूसरे पर वो क्या है, निर्भर है। आश्रित का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे पर वो क्या है, निर्भर है, अथवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप अगर कोई सिक्का वगैरह लिए हैं, जैसे आपने लिया हेड है तो टेल भी रहेगा उसमें, टेल है तो हेड भी रहेगा उसमें, तो दोनों चीजों का होना क्या है, अनिवार्य है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। भाई जाहिर सी बात है, जिन चीजों का अगर हम लोग बार बार अध्ययन करते हैं, देखते हैं उन चीजों को, तो भी उसका महत्व बढ़ता है। तो ये बातें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यानी इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसमें नेक्स्ट जो प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या जो गए इसमें पूछा गया रमणीयता। देखिए रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योनाश्रित है। रमणीयता और नित्य नूतनता जो है किस प्रकार क्या है, अन्योनाश्रित है। ये स्टार्टिंग में ही बताया गया था ना, ये स्टार्टिंग जो गद्य नित्य नूतनता किसी भी सब्जेक्ट के मौलिक उपलब्धि के प्रमाणिक को सूचित करती है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ये प्रश्न संख्या हम लोग का ग हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें बताया गया पहले ही आप लोग को डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, और लोगों के अंदर ज्ञान की पूंजी बनाना। और एक चीज याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा डिस्टेंस। ये पहले पेपर का पूरा सॉल्यूशन के साथ आप लोग के साथ चल रहा है डिस्कशन, तो वीडियो को बिना इसके आप लोग को पूरा देखना है, और कहीं से भी थोड़ा सा भी कहीं अच्छा लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा। और एक डायलॉग भी सुन लीजिए, यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, बड़ी मेहनत से ये सब बनता है डिस्कशन, थोड़ा सा इस पर भी लाइक वगैरह शेयर कर दीजिएगा। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग। बर्निंग का मतलब कि उसे जला दीजिए, अपनी नींद को जला दीजिए, और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। फिर से सुन लीजिए पूरा। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग, और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। तो डिस्टेंस इसे खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल से, और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। देखिए बताया गया था कि कैसे अनुनासित है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग मैंने ऊपर ही बताया आप लोग को कि भाषा और नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की द्योतक है। नवीनता यानी भाषा में नवीनता जो आती है, जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी, उसमें रमणीयता भी होगी। इस प्रकार नवीन और रमणीयता जो है एक दूसरे पर आश्रित है। अनुनाश्रित क्यों है, इसके बारे में देखिए पूछा गया था आप लोगों से प्रश्न में आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न में। देखिए क्या पूछा गया है आप लोगों से आगे, प्रश्न संख्या घ प्रश्न में देखिए पूछा गया है आप लोगों से अब कि प्रस्तुत जो गद्यांश के अनुसार नित्य नूतनता किसे सूचित करती है। ये घ जो प्रश्न है, नित्य नूतनता जो होती है वो किसे क्या करती है, किसे सूचित करती है। ये हम लोग का प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। तो इसको समझते हैं हम लोग। प्रस्तुत गद्यांश में अगर देखा जाए तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी साहब जी जो हैं, जो कि क्या हैं, एक समालोचक और निबंधकार हैं, प्रसिद्ध हैं वो। और प्रस्तुत भाई किसी को भी रहेगा तो उनको सम्मान देना जरूरी है, तो प्रसिद्ध तो रहेंगे ही, और इनका स्थान जो है वो अद्वितीय है। जो भी अपना रहेगा तो नमक मिर्चा लगाना है वो तो आप लोग लगा दीजिए, ताकि एग्जामिनर को आप प्रभावित कर सके। तो प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार अगर देखा जाए तो नित्य नूतनता जो होता है डिस्टेंस किसी भी रचना की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। क्या करता है, किसको करता है, प्रामाणिकता को। यानी नित्य नूतनता का मतलब हो गया किसी भी रचना की मौलिक जो उपलब्धि होती है वो कितने प्रमाण तक वो सही है, या अपने उपलब्धि को कहाँ तक वो हासिल कर पाया है, इस बारे में पूरा का पूरा अध्ययन मिलता है। इस प्रकार किसी मौलिक साहित्यकार की रचना में कुछ न कुछ नवीनता जो होती है वो अवश्य देखने को मिलती है। यानी कोई भी जब रचनाएं होती हैं तो मौलिक साहित्यकार होता है, तो उसके जो रचनाएं होती हैं तो उनमें कुछ न कुछ जो मौलिक रूप से बातें छिपी होती हैं देखने को मिलती हैं, जिससे कि लोग क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। चलिए अब पहले भाग की हम लोग पढ़ते हैं। पहले भाग में अगर देखते हैं एडिशंस, तो यहाँ पर देखिए अंग जो प्रश्न है क्या दिया गया है, कैसी भाषा जन चेतना की गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। अभी देखिए कैसी भाषा जो जन चेतना की गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है, तो अभी देखिए बताया गया जिसमें नवीनता नहीं रहेगी,
सीधा सीधा डेफिनेशन निकल के चला आएगा आप लोगों को ये डिस्टेंस। देखिए अंग लिखा गया है कि पुरानी रीतियों, परंपराओं और शैलियों से जकड़ी हुई भाषा समाज में आदर प्राप्त नहीं कर सकती। देखिए मैंने बताया पहले, अभी आप लोग को ऊपर ही मैंने बताया था इस बात को कि पुरानी रीतियों और परंपराओं और शैलियों से जकड़ी हुई जो भी आप लोगों की भाषा होगी वो समाज में आदर प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वह युग के अनुरूप जन चेतना उत्पन्न करने में असमर्थ रहती है। कहने का मतलब है कि क्या कहता है ना कि प्रकृति के अनुसार चेंज कर लेना, तो प्रकृति के अनुसार नहीं बदल पाना। तो जब भाषाएं भी नहीं बदल पाती तो निश्चित तौर पर उनका वो जिस सम्मान की अधिकारी होती हैं, जिनको जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता है। देखिए इसमें अथवा में जो दूसरा पैरा था डिस्टेंस, उस पर भी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आप लोग के साथ, लेकिन इसको आप लोग को पूरा करना है। जो कुछ भी संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। ये देखिए ये वाला पार्ट है आप लोगों का, और यहाँ पर शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो इसको डिस्कस आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर पूरा पूरा डिस्कशन हम लोग करें, क्योंकि अभी पेपर में हम लोग का जो है बहुत कुछ बाकी है। तो यहाँ पर डिस्कस ये जो आप लोगों का चैप्टर हो जाएगा वो हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के क्या थे, राष्ट्रपति भी थे और मिसाइल मैन के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं। तो उनसे ये संबंधित बातें हैं डिस्कस, तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इम्पोर्टेंट रहेगा ये आप लोगों का। चलिए जब ये आपका समाप्त होता है डिस्टेंस, तो प्रश्न संख्या 3 में तो 3 की बात तो हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या किसकी ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। जब 4 में हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया ना, जब गद्यांश आपका समाप्त होगा तो वहां से स्टार्ट होगा आप लोगों का पद्यांश। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नीलगन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, ना विधु के पास, और उस पर वह मुस्कान रक्त किलयल पर ले विश्राम, अरुण की यह किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए क्या है, जो रेखांकित पूरा अगर व्याख्या कर लेंगे तब तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा। इसीलिए देखिए अब कितना आसान हो गया कि आप लोगों को रेखांकित भाग का ही बस करना होता है। इससे क्या होता है कि आप लोगों का जो चैप्टर वगैरह होता है उससे बहुत ही आसान हो जाता है इसको करना, कंप्लीट कर पाना। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हम लोग का जो है ये जो प्रसंग दिया गया है आप लोगों का, देखिए क्या है, घिर रहे थे घुघराले बाल, घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नीलघन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। तो कहने का मतलब क्या डिस्टेंस, देखिए पहला तो एक काम आप लोग करना है इसमें कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप लोगों का है वो पहले तो ये व्याख्यान में पढ़ने से पहले तो ये महत्वपूर्ण चीज होता है किसके द्वारा रचा गया है ये। तो देखिए ये जो है जो लिया गया ये वाला जो आप लोग घिर रहे घुघराले बाल वाला, तो ये आप लोगों का जो हो जाएगा डिस्टेंस। तो पहले कैसे लिखते हैं हम लोग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, तो या प्रस्तुत पद्यांश जय के लेखक जो है क्या कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से लिया गया। श्रद्धा मनु जो शीर्षक है उसी से लिया गया एडिशंस, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचित है श्रद्धा मनु से लिया गया है, ठीक है। और ये एक प्रसिद्ध छायावादी कवि हैं, इस बात को मत भूलिएगा, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो छायावादी कवि। तो एक बात आप लोग अब देखिए, थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला अगर लगाना होगा आप लोगों को तो कैसे लगाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश जो है प्रसिद्ध छायावादी कवि, प्रसिद्ध क्या छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी देखिए महाकाव्य में से लिया गया है। जो श्रद्धा मनु किसमें से लिया गया है, श्रद्धा मनु जो लिया गया है वो कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग को रेखांकित भाग का व्याख्या करना है। देखिए शीर्षक और कवि का नाम तो हो गया, यानी श्रद्धा मनु से लिया गया है, और जो लेखक हैं कवि जो हैं इसके वो प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हो गए, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर इसके रेखांकित भाग की व्याख्या करने के लिए, देखिए रेखांकित अंश का, तो यहाँ पर गिर रहे थे घुंघराले बाल, तो कहने का मतलब क्या, श्रद्धा के कंधे पर क्या हुआ है, लटके हुए जो घुंघराले बालों की लूट जो है उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी, ऐसे अवलंबित मुख के पास ना, ऐसे झूल रही थी जैसे नील घन शावक से सुकुमार, नील सुधा भरने को विधु के पास। जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा क्या होता है, अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है। इसको पूरा ध्यान से सुन लीजिए एक बार। श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, सुधा भरने को विधु के पास। तो यहाँ पर सागर के तल को छूने का प्रयास कर रही है, कौन कर रहा है, बादल का टुकड़ा, ठीक है ना, नन्हा बादल का टुकड़ा जो है वो छूने का प्रयास कर रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ख प्रश्न हो गया, ग में देखते हैं हम लोग। देखिए चौथे का ग जो प्रश्न रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है? बताइए किसकी? तो श्रद्धा की। किसकी डिस्कशन? श्रद्धा की किया गया है। तो श्रद्धा मनु लिया ही गया ना चैप्टर, तो श्रद्धा के प्रस्तुत पंक्ति में क्या किया गया? श्रद्धा की मनोरम छवि या उसकी सुंदरता को जो है चित्रित करने का प्रयास जो है वो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने किया हुआ है। ठीक है, और ये मनोरम, ये देखिए वही इसी प्रश्न को देखिए घुमा फिरा के पूछ रहा है आप लोगों से अथवा में करके ना। श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही थी? देखिए श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही थी? अभी आपने ऊपर देखा है, अभी आपने ऊपर जब मैंने आपको व्याख्यान बताया, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या बताया था मैंने। तो नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा था, अभी मैंने ऊपर बताया था ना आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रद्धा के कंधे पर जो लटके हुए घूमने वाले बाल होंगे वो क्या होंगे? वो बादल का टुकड़ा अमृत पीने के सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रही है, इस प्रकार से वो दिख रहा है। ये हो गया आप लोगों का। अब अंग जो प्रश्न लिया गया, इन व्यक्तियों में सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में क्या कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर बात जो हो रही है, कवि जो है लिखा जाता है, तो उन्होंने क्या कहा? श्रद्धा के मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी सुगंध किरण विश्राम कर रही हो। कहने का मतलब क्या है, जब प्राचीन सूर्योदय आप देखते हैं और जब सूर्यास्त होता है तो उस समय सूर्य का कितना मनोहारी दृश्य होता है, किस प्रकार से उसकी लालिमा किरणें होती हैं, उससे ये जोड़कर बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कर लेते हैं आप, तो अच्छी बात है। इसके अथवा में देखिए आप लोगों से पूछा गया, ये पंक्ति है, कारा थी संस्कृत विगत ना, का थी संस्कृत विगत। तो ये आप लोगों का चैप्टर हो जाएगा डिस्कस, तो इसके थ्रू यहाँ पर बातें होंगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये तो आप लोग देख लीजिएगा। ये जो कारा थी संस्कृत विगत भित्ति बहुधर्म जाति रूप नाम विगत संस्कृति कौन सी दीवारें थी, तो ये डिस्कस आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर आगे और देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग को रचना लिखना है। देखिए डिस्कस, जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5वें क में ये अधिकतम जो है शब्द सीमा क्या है, 80 शब्दों में लिखना है। शब्दों का बहुत विशेष ध्यान देना है। अगर आपने शब्दों का ध्यान नहीं दिया, पेपर आपका निश्चित तौर पर छूटेगा। मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों को शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए लिखना है, मनमानी तरीके से मत लिखिएगा। तो 5वें का देख रहे हैं डिस्कस, यहाँ पर जो पहला डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव सरल अग्रवाल। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस, हर साल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भी देखिए 2 लोग यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोग को, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भी। तो इसमें अगर आप लोग को लिखना रहेगा तो देखिए यहाँ पर जो इस तरीके से यहाँ पर भी बातें की गई हैं। यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में तो देखिए बहुत ज़्यादा मनमानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, यदि इतना लिखते चले जाएंगे आप लोग तो पता चला कि ये 80 शब्दों में कहा गया, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में अगर आप लोग को लिखना रहे ना, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है। और इसमें अगर आप लोगों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में पूछ दिया जाए और वासुदेव सरल अग्रवाल जी के बारे में, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी के बारे में। ठीक है ना, वासुदेव सरल अग्रवाल जी के बारे में। तो देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जो कथन है, क्या उन्होंने बताया था, जीवन परिचय के बारे में हम बात करें तो देखिए डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जो जन्म हुआ था, देखिए जन्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जन्म स्थान इंपॉर्टेंट होता है, माता पिता इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनकी जो शिक्षा है, थोड़ा सा शिक्षा पर तो आप जोड़ जाड़ के लिख देंगे, और मृत्यु याद रखिएगा, उनका साहित्य याद रखिएगा। अब ऑटोमेटिकली कुछ रचनाओं को अगर आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बेहतर तरीके से लिख लेंगे। देखिए डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? सन 1904 में हुआ था, और मेरठ में हुआ था। डिस्टेंस कहाँ पर हुआ था? मेरठ जनपद में। तो डिस्टेंस ये जो मेरठ जिले से विद्यार्थी हैं उनके लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का जो जन्म हुआ है वो मेरठ जिले से हुआ है, कि खेड़ा ग्राम से हुआ था। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जन्म क्या हुआ था? 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था, और मेरठ जिले में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और कौन से गांव में हुआ था? खेड़ा गांव में हुआ था। कौन से गांव में? खेड़ा गांव में, ये मत भूलिएगा। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है, अब बताइए ये फर्जी बात है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, यही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। देखिए ये बात तो सबके लिए काम रहता है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, यहाँ हुई, वहाँ हुई, सभी विषयों के बारे में भाई जिस विषय के वो है तो उनको तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये बहुत ही, ये तो हमारे सीनियर निकल गए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का तो मैं भी छात्र हूँ, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने भी पढ़ा है। इसका मतलब ये हमारे सीनियर हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा सीनियर। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको PhD की उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है,
ये सभी की सभी बातें ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे डिस्टेंस। ये जो बातें लिखी गई हैं यहाँ पर इसमें, ये आप दिखा सकते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने ये किया हुआ था। ये बात देखिए डी लिट की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की। इनके बाद देखिए भाषा जो हो गया, पाली हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया। अब देखिए ये बात तो याद रखिएगा, कॉमन हो जाएगा। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, इन भाषाओं को तो आप सभी के लिए लिख सकते हैं। तो ये उच्च कोटि के विद्वान थे भाई, ये बात तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इनका तारीफ करना है आप लोगों को। तारीफ करने के पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों को एग्जामिनर को प्रभावित करना भी है। और हिंदी के इस प्रकांड विद्वान को सन 1967 ईस्वी में नियति से ने हमसे छीन लिया। मतलब 1967 में क्या हुआ, इनका देहांत हो गया। कहने का मतलब ये है, और इनका जो स्थान है वो अद्वितीय है। साहित्यिक सेवाओं में अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत कुछ दिया है, ठीक है। और साहित्यिक सेवाओं में इतना अगर हम लिखते चले जाए तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। इनकी कृतियों को आप याद रखिए, ठीक है। कृतियां देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जीवन परिचय दीजिए, कृतियां दीजिए, साहित्य में स्थान, ठीक है। 3-3, 2-2 लाइन लिख के काम खत्म, क्योंकि आप लोगों को 4-5 नंबर में बस लिखना है। पता चला कि इसी को लिखते रहेगा तो बड़ा दिक्कत होगा। चलिए, कृतियों के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो देखिए निबंध संग्रह अगर इनका देखा जाए डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी का, तो निबंध संग्रह में इनका देखिए महत्वपूर्ण क्या है, पृथ्वी पुत्र है। क्या है? पृथ्वी पुत्र। कला और संस्कृति है, कला और संस्कृति है। कल्प वृक्ष हो जाएगा आप लोगों का। भारत की मौलिक एकता हो गया, माता भूमि हो गया, वागधारा हो गया, ठीक है। निबंध संग्रह कौन का रेडिएशंस, पृथ्वी पुत्र, कला और साहित्य, कल्प वृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, वागधारा। इतनी बातें हैं, 2-3 तो आप कला और संस्कृति को तो ऐसे ही नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है। इसको तो मत भूलिएगा। और पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, कितना सीधा सीधा नाम है। शोध में अगर देखा जाए तो पाणिनिकालीन भारत, पाणिनिकालीन भारत के बारे में भी इन्होंने शोध किया हुआ था। और ग देखा जाए तीसरा देखिए महत्वपूर्ण क्या है, संपादक के तौर पर देखा जाए तो जायसीकृत पद्मावन की संजीवनी व्याख्या, बाढ़ भरत के हर्षित का सांस्कृतिक अध्ययन। और इनके अलावा भी देखिए पाली और संस्कृत भाषा में इन्होंने देखिए महत्वपूर्ण से काम किया हुआ था। और भाषा शैली डिस्कशन देखिए, भाषा शैली के बारे में भी पूछा गया, दिया गया है। तो भाषा शैली तो विद्यमान है, परिष्कृत खड़ी बोली है। अग्रवाल जी की भाषा जो है शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली, परिष्कृत खड़ी बोली है। अब इसमें देखिए व्यावहारिकता, सुबोध, स्पष्टता, सर्वोत्त विद्यमान है। ये सही बातें आप लिख सकते हैं। अब देखिए मुख्य रूप से जो आप लोग को प्रभावित करने वाली हेडिंग है, आप लोग जो प्रभावित करेंगे एग्जामिनर को, वो हिंदी साहित्य में स्थान है। देखिए पूरा तत्व है, पूरा तत्व की बात हो गई, मतलब कहने का मतलब कि इन्होंने पूरा तत्व पर ज़्यादा काम किया हुआ था, तो पूरा तत्व विशेषज्ञ। देखिए कुछ बातें जो होती है विशेष बनाती हैं। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी के बाद सामने हमने ये नहीं कहा कि ये छायावादी युग के थे या प्रसिद्ध आलोचक थे, निबंधकार थे, जो भी। मैंने यहाँ पर लिखा है पुरातत्व विशेषज्ञ थे। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी क्या थे? पुरातत्व विशेषज्ञ थे। हिंदी साहित्य में पांडित्य पूर्ण एवं सुललित निबंध के रूप में प्रसिद्ध है। और देखा जाए तो इनका जो स्थान है वो सर्वोपरि है या अद्वितीय है। इनका जो स्थान है वो साहित्य में क्या है? अद्वितीय है। तो अद्वितीय का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस की, इनके मतलब ये जो है इनके स्थान को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे क्या है आप लोग को लिखना ही एग्जाम में इस तरीके से। अब इसी प्रकार से बताइए दिया गया डिस्टेंस आप लोग को क्या है। अब यहाँ पर देखिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग को कवि के बारे में भी इसी प्रकार से लिखना होगा। मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, महादेवी वर्मा हो गए। तो महादेवी वर्मा जी हो गई, तो इनको आप लोग को देख लेना है डिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पूछा जो जाएगा। तो मैथिली शरण गुप्त जी को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो राष्ट्र कवि भी है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो जयशंकर प्रसाद जी हो गए और महादेवी वर्मा जी हो गए, तो सभी पॉइंट हैं। अब डिस्कशन देखिए यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है वो है आप लोगों का शब्द सीमा। देखिए पंचलाइट, पंचलाइट कहानी का सारांश जो लिखना है अधिकतम 80 शब्दों में, या बहादुर कहानी का जो उद्देश्य है वो बताना है। डिस्कशन पंचलाइट और जो बहादुर है, इन दोनों को मैंने बताया है, इतना आसान तरीके से बताया। यदि आप लोग एक बार देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरी इस बात को याद रखिए डिस्टेंस, आप नहीं भूल सकते उसको। जिस प्रकार से मैंने केवल मैंने पात्र को लिया और आप लोगों को एक ही पेज में मैंने समझा दिया है उस पूरे को, ठीक है ना। और कौन कौन थे मुख्य रूप से, कौन कौन लोगों को लेकर मुख्य रूप से उसमें बातें हुई थी। तो चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं और पंचलाइट को आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से मिल जाएगा आप लोग को। हिंदी का प्लेलिस्ट मैंने बहुत बड़ा बना रखा है, वहाँ से भी कुछ काम करिए आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखिए मुक्ति के खंड काव्य के आधार पर साइमन कमीशन के बहिष्कार हो गया, सत्य की जीत हो गया, रश्मि रथी को मैंने बहुत अच्छे समझाया है, सरोवर कुमार हो गया। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से ना। ये सभी आप लोग का, ये सब समझ लीजिए कि पेपर आउट है, आप लोगों के सामने दिख रहा है, यही आप लोग को बोर्ड में भी मिलने वाला है। पंचलाइट बहादुर नहीं आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। रश्मि रथी हो गया, सत्य की जीत हो गया, जिस जिले के लिए आपका जो है क्या वो नहीं आएगा, फिक्स है। क्यों पेपर आप लोग कहते हैं कि बहुत कठिन चीज़ है, बहुत कठिन चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर आपको आउट है,
समझ लीजिए कि 100 नंबर के पेपर में आप लोगों को 10-20 नंबर का बस मेहनत करना है, उसके अलावा सब पेपर आउट है आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर। अब खंड ख की हम लोग बढ़ते हैं। खंड ख में बढ़ते हैं डिस्कशन। देखिए खंड ख जो है वो हम लोग का संस्कृत से रिलेटेड बातें होंगी अब थोड़ी सी, और महत्वपूर्ण भी रहेगा ये आप लोगों के लिए। और तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पर खंड ख में जो दिया गया आप लोगों से दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यथैवोपकरणान्तां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमृतत्वस्य न तु शास्ति वित्तेन इति सा मैत्रेयी उवाच येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्याम् यदेव भगवान् केवलममृत तत्त्वसाधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वप्रियं भाससे इहि उपविश्य महाव्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। रिड्यूशन देखिए इसका हम लोग को क्या लिखना है, आइए देखते हैं पीछे थोड़ा सा हम लोग। तो संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। क्या करना है? संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए इसमें प्रश्न तो नहीं पूछा गया प्रश्न के अकॉर्डिंग आप लोगों से, तो यहाँ पर क्या है इसको अनुवाद हम लोग देखते हैं इसका। तो देखिए संदर्भ अगर आप लोगों से पूछता है तो संदर्भ जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का डिविजन से इस प्रश्न का, तो संस्कृत दिग्दर्शिका हो गया। संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया। कहां से लिया गया है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया। संस्कृत कहां से लिया गया है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से। तो अब देखते हैं हम लोग इसके हिंदी अनुवाद को। यथैवोपकरणां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। तथैव अपरम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, यानी कि जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा होगा। ठीक है। अमृतत्व तू नाशवांति वित्ते नेति, कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस इसमें जो हो जाएगा आप लोगों का कि धन से अमरता की आशा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा धनवान हैं तो अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो धन से अमरता की आशा मत कीजिए, अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, उवाच का मतलब हो गया बोला गया, बोली। कौन बोला? मैत्रेयी बोली। मैत्रेयी उवाच, सा मैत्रेयी उवाच, तब वह मैत्रेयी क्या की? बोली। एनाहं नामृतां श्याम किमहं तेन कुर्याम। फिर से देख लीजिए इसको, येनाहं नामृता श्याम किमहं तेन कुर्याम। मैत्रेयी क्या बोली? जिसमें मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी। उसने सीधा सीधा कह दिया कि जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी। देखिए यहाँ पर आगे जब बढ़ते हैं आप बात लेकर हम लोग, तो यदेव भगवान केवलम मामृत साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। कहने का मतलब क्या डिस्टेंस कि आप अमरता का जो केवल साधन जानते हैं, आप अमरता का जो अकेला साधन जानते हैं वही मुझसे कहें, वही मुझसे कहें। आप जो क्या है अमरता का जो साधन जान रहे हैं आप उसके बारे में बताइए। ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है। याज्ञवल्क्य देखिए क्या बोल रहे हैं अब आगे चल के। याज्ञवल्क्य ने क्या किया? उवाच किया, उन्होंने क्या कहा? प्रिया न सती त्वं प्रियम भाससे, हमारी प्रिया होने का तुम प्रिय बोलती हो। प्रिया स सती त्वं प्रियम भाससे, हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो। एहि उपविश्य व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, आओ बैठो मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। व्याख्यान ते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन क्या क्या हैं, किस किस साधनों के द्वारा तुम अमर हो सकती हो, मैं उसके बारे में तुमसे अब क्या करूंगा? चर्चा करूंगा, उस पर मैं बातें करूंगा, व्याख्यान मैं करूंगा उस पर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग का देखिए ये है जो वो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया संस्कृत की। ठीक है। अब ये दूसरा वाला देखिए, महामना मालवीय जी, महामना मालवीय जी को बहुत ही सत सत नमन। और आप जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को इन्होंने बनाने में कितने इन्होंने परिश्रम किया है, ये आप लोगों से छुपा नहीं, इसको आप एकदम बेहतर तरीके से जानते हैं। और इसका प्रमाण देखना है आप लोग तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में काशी महात्मा गांधी, ये जो आप जब आएंगे यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तो आप स्वतः देख जाएंगे हर दुकानों हर जगहों पर जब आप आएंगे तो इनकी जिस प्रकार से इन्होंने निर्माण किया हुआ। मैं वहाँ का स्टडी किया और बहुत ही अलौकिक है इनका, ये आज भी झलकता है कि यहाँ
उस संस्था के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर आज भी कहीं न कहीं से जो हैं वो महामना मालवीय जी हैं। तो ये तो प्रश्न ये चैप्टर तो पढ़ाना एकदम कंपल्सरी, इसको तो पढ़ाया जाएगा, अथवा रहे चाहे कुछ भी रहे। चलिए ध्यान से देखिएगा, जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडुकेशन, और ये हम लोग के आदर्श हैं, क्योंकि उन संस्था से मैं भी शिक्षित हुआ हूँ, और मुझे बहुत ही सौभाग्य मिला है कि जो मैं इस अध्याय को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए करते हैं डिस्कस यहाँ पर डिस्कस। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यानां कदापि भ्रस्यन्ति देश सेवा अहम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ सारक्तनो पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय विभूति अन्ये राष्ट्रनायके स्वपि देशस्य स्वतंत्र सांघे वर्णितं देहल्यां त्रयोविंशते कांग्रेस्यां अध्यक्ष मंगलम रोलेट एक्टम इत्याख्यम विरोधस्य आर्यो ऊर्जा भाषणम श्रुत्वा भीता जाता ये देखिए कारागृहे निक्षिप्त अहम वरदेश शिवाव्रत न त्यजत। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो पहले आप लोग समझ गए कि संस्कृत विषय महामना मालवीय जी का लिखा गया है नाम, तो आप समझ जाएंगे कौन से पाठ से। तो कहा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया, संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया, महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो देखिए यहाँ पर व्याख्यान में क्या है, थोड़ा सा मैं इसको मोड़ लेता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए ये चीज़, ठीक है डिस्टेंस। तो चलिए हम लोग इसको पकड़ लेते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं डिस्टेंस, एक दिन डीजे सर चैनल भी जब बनेगा तो स्क्रीन पर आप लोगों के साथ बातें जब होंगी तो आप लोगों को और भी चीज़ें जो हैं ज़बरदस्त समझ में आएंगी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल डीजे सर चैनल भी अपने मुकाम को प्राप्त करेगा आप लोगों के समर्थन से। महापुरुषा लौकिकां प्रलोभनेषु बद्धा नियंत लक्ष्या कदापि भ्रस्यन्ति। कहने का मतलब क्या है, महान पुरुष जो सांसारिक प्रलोभन में फंसकर निश्चित लक्ष्य में कभी विचलित नहीं होते। जो महापुरुष होते हैं वो सांसारिक प्रलोभन में फंसकर क्या होते हैं, वो निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं, ठीक है। भ्रस्यन्ति देश सेवा अनुरक्ते हम युवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थानुम साक्तनोतु, विचलित नहीं होते। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक मालवीय जिनकी बात हो रही है, मालवीय महामना मदन मोहन मालवीय जी की बात हो रही है। देश सेवा में अनुरक्त, देश सेवा रखते हैं, देश सेवा में अनुरक्त यह युवक मालवीय उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। उच्च न्यायालय से परिदोष ना तू शाक्तनोतु, उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका ना, उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। पंडित मदन मोहन मालवीय, देखिए ये तो यहाँ से तो क्लाइन तो आप लोग कैसे गायब हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जो हो गए, पंडित देखिए पंडित मोतीलाल नेहरू हो गए, यहाँ पर देखिए लाला लाजपत राय जी की बात होगी, आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। अन्य जो राष्ट्र नायक थे उनके साथ उन्होंने क्या किया, देश के स्वतंत्रता संग्राम में वो भी सामने आ गए, निकल कर एकदम सामने आ गए, लोग समक्ष आ गए, उतरे। देहल्या का मतलब हो गया दिल्ली में। 23वें देखिए त्रयोविंशति कांग्रेस अधिवेशन, तो कांग्रेस यानी दिल्ली की जो हुआ था दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। यानी याद रखिएगा कांग्रेस अधिवेशन जब होता था उसके 23वें अधिवेशन के वो अध्यक्ष पद पर भी थे, ठीक है। रोलेट एक्ट जानते हैं जिसे काला कानून कहा गया था ना। रोलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इन्होंने ओजस्वी भाषण देकर सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। यानी रोलेट एक्ट के जो इन्होंने क्या किया था, रोलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इन्होंने क्या किया, इतना भयानक भाषण दिया हुआ था जिसको सुनकर अंग्रेज शासक जो थे श्रुत्वा अलंक्या भीता जाता, भयभीत हो गए, वो भयभीत हो गए, डर गए एकदम कि अरे ये क्या इतनी जबरदस्त भाषण। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अति अपि अहम वर वीर देश सेवा प्रत नात्यजत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब भयभीत हो गए तो अनेक बार जेल में जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्रांतिकारी कहने का मतलब कितनी बड़ी चीजों को होने के बाद भी उन्होंने जेल, ऐसा नहीं था कि कई बार वो जेल गए तो ऐसा नहीं कि अब भैया नहीं करेंगे सब काम, लेकिन उन्होंने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा और अंततः देश को सफलता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये एडिशन देखिए महामना मदन मोहन मालवीय जी का व्याख्यान है, इसमें ये जो बातें लिखी गई उन पर ये चैप्टर है, इस पर इन दिन बाद आपको बताया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। चलिए एडिशन हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर श्लोक का जो मिला है आप लोग को, पद्यांश का भी एक देख लिया जाए संदर्भ सहित व्याख्या। यहाँ पर जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट श हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च
प्रीणाति यः सुचरिते पितरं स पुत्रो यद भतुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम् तत्रीमापादि सुखे च संकृतं प्रियं यद एकत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। तो डिस्कस आइए चलिए इसके व्याख्यान को समझते हैं हम लोग। तो ये जो है सुभाषी रत्नानी वाला जो आप लोग का चैप्टर है उसी से लिया गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। प्रस्तुत श्लोक जो है हमारे पाठ्य पुस्तक किसे लिया गया है, संस्कृत खंड के, लाइट कट गया क्या, अरे चलिए कोई बात नहीं, हम लोग का ये मोबाइल की लाइट से चल रहा है एडिशनल काम, लाइट कट गया लेकिन आप लोग का सेशन चलता रहेगा। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुरेते घटा, तो ये जो लिया गया संस्कृत खंड या संस्कृत दर्शिका के सुभाषी रत्नानी नामक पाठ से लिया गया, कहाँ से लिया गया, सुभाषी रत्नानी से लिया गया है। अब इसके हम लोग पढ़ते हैं इसके अनुवाद की ओर। जल की बूंद बूंद गिरने से क्या होता है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुरेते घटा, देखिए नाम से एकदम बड़ा सीधा सीधा एडिशन, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीज आप पढ़ रहे हैं। जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्म से च धन से च, यही समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण है, यही समस्त धन और विद्याओं का क्या है, ये महत्वपूर्ण रूप से कारण है। सीधा सीधा हो जाएगा आप लोग का, यानी अर्थात क्या होता है एडिशन कि थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या धर्म और धन का संचय होता है। अब एक बात सोचे कि आपने एक साथ ही आप लोग का पूरा भर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो धन का जो इकट्ठा करना है, अगर आप लोगों को ज्ञान को इकट्ठा करना है, जैसे आपने 1 पढ़े 2 पढ़े 3 पढ़े 4 पढ़े, आज 9 10 में आप 12 में आ गए हैं, तो कहने का मतलब क्या एडिशन की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करने से ही क्या होता है, ज्ञान में उसमें यानी विद्या धर्म और धन में संचय होता है, उसमें इकट्ठा होता है ना, जुड़ती है चीज़ें उसमें। तो ये आप लोगों का हो जाएगा प्रीणादि च यह समुचरिते। देखिए यहाँ पर क्या है, अथवा में पूछा गया, दूसरा वाला भी इसमें है एडिशन, ये भी सुभाषी रत्नानी का ही है। प्रीणाति यह सचुरते पितरे स पुत्रो यद भत्रे सूत हिंतसी च कलत्रम, ये पूरा का पूरा आप लोगों का हो जाएगा एडिशन। तो यहाँ पर क्या है, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, प्रीणाति च संपितरम स पुत्रो, यानी जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र जो पति का हित ये चाहती है, मतलब ये हो जाएगा तत्व सर्वतु हितरम तक कलत्रम पितरो। तो कहने का मतलब पति का हित चाहने वाली स्त्री जो सुख में और व्यवहार में जो एक साथ रहे, समान रूप से रहे, और जो मित्र हो गया मित्रम तन्मित्रम, जो सुख और दुख में एक समान रूप से व्यवहार करने वाला मित्र जो हो, इन तीनों का संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं, यानी इन तीनों का एक साथ अच्छे मिलना बड़ा दुर्लभ चीज है। कहने का मतलब क्या है एडिशंस की इसमें जो है आप लोग को दिया गया, यानी पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करने वाला पुत्र, और पति का हित चाहने वाली स्त्री, और सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र जो है, इन तीनों को संसार में जो है वो पुण्यशाली आत्मा ही प्राप्त करते हैं, ठीक ना। ये आप लोगों का हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए नाइट मोड में हम लोग का चल रहा है एडिशन, से ये बड़ा परिश्रम कर रहा है हम लोग का मोबाइल भी, लाइट को कट गया है, मच्छर वगैरह भी काट रहे हैं। चलिए, लेकिन ये बात याद रखिएगा, यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का पीएफ तो बंद रहना डीजे सा चैनल के नियर। इस बार कोरोना तो जान ही रहे हैं कि है वो नहीं, और जमकर पढ़ाना है आप लोगों को, बड़ी मीम्स बना है इस पर भी। अब बढ़ते हैं हम लोग जब आगे, यहाँ पर देखें तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ से लिया गया है आप लोगों का। तो अंधे की लाठी लकड़ी, अंधे की लाठी होना, आकाश पाताल क्या कर देना, एक कर देना। तो अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा हो गया, सीधा सीधा हो जाएगा। आकाश पाताल एक करना, देखिए आप लोग को टॉप कराने के लिए पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, यथा सामर्थ्य प्रयास किया जा रहा है ना आप लोगों के लिए। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना, कवि को तो आप जानते हैं गागर में सागर भरने वाले सब हैं, एक से बढ़कर एक योद्धा। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो हाथ पीले करना, हाथ पीले करना, ठीक है। तो विवाह करना, ठीक है, हाथ पीले करने का मतलब क्या हो जाएगा, विवाह करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर संधि विच्छेद की ओर। यहाँ पर रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा, रमेशा का जो है संधि विच्छेद इसमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें देखिए रम धन एश, रमेशा रम धन एश, न रम धन ईश, रमा धन एश, रमा धन ईश। तो 10वें जो प्रश्न है 10वां यहाँ पर दिया गया आप लोगों का। तो पहले का जो विकल्प नंबर जो होगा, ये द जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क का जो होगा, क का जो पहला प्रश्न है, पहले का जो द ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, रमा धन ईशा। यानी आ और ई मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है ना। आ और ई मिलके ए हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा आप लोगों का गुण संधि, ठीक है ना, रमेश, ठीक है, रमाधन ईश्वर। नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पर दूसरा देखिए आप लोग का जो हो जाएगा, तो दूसरे का विकल्प नंबर ब जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ने धन अन,
नेधन अनम, नेधन अनम। तो दूसरे का जो वन विकल्प होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेधन अनम जो होगा वो हो जाएगा आप लोगों का संधि विच्छेद हो जाएगा नैनम का। तीसरा जो दिया गया साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। साक्षर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो शाधन अक्षर, शाधन क्षर और सधन अक्षर, सधन अक्षर। तो लिसन देखिए सधन अक्षर जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10वें का तीसरे का जो विकल्प नंबर द होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ख में चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ख में जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर 10वें के ख में तो आत्मने में वचन और विभक्ति बताइए। किसी एक का आपको याद रखना पड़ेगा डिस्टेंस, तभी आप लोग कर पाएंगे ना। किसी एक शब्द रूप को आप याद रखिएगा। नदी नद्यो नदिया, नदी नद्यो नदिया, नदी नदिया नदीभ्य ना, वो सत होते तम तो तान तेन ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्तो तासाम तस्मिन तयो तेसु। तो किसी भी एक रूप को शब्द रूप का आप याद कर लेते हैं, नदी का ही याद कर लीजिए, तब आपका काम बन जाएगा। आत्मने में वचन और विभक्ति बताइए। आत्मने में कौन सी विभक्ति और वचन है, इसके बारे में बताना है। 4 यहाँ अ ब स जो ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ब जो विकल्प होगा आप लोगों का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। क्या है, आत्मने जो है वो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। आत्मने में वचन और विभक्ति अगर बताना हो तो चतुर्थी विभक्ति है और वचन जो हो जाएगा आपका एक वचन हो जाएगा। और दूसरा जो दिया गया नाम नानम में विभक्ति एवं वचन बताना है। नाम नाम ना, नाम नाम जो है आप लोगों का दिया गया यहाँ पर, तो जो ये प्रश्न जो है आप लोगों का, तो स जो विकल्प होगा यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। यानी दूसरे का विकल्प नंबर स जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जब प्रश्नों की सीरीज हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, फटाफट से शेयर करिएगा डिस्टेंस। एक काम आप लोग करना है, डीजे चैनल का आप लोग को हेल्प जरूर करना है, एक काम मत भूलिएगा, ये आप लोग का परम कर्तव्य है, इस काम को करना है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। देखिए 11वां क्या कर रहा है, शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर बताना है यहाँ पर। अयस अयस, ठीक है ना। 11वें प्रश्न में दिया गया है आप लोग का जो क प्रश्न दिया गया है, तो क में देखिए क्या है, पहले विकल्प जो दिया गया पहला का तो अयस अयस, तो अयस अयस का जो क्या होगा, तो विकल्प नंबर द जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। लोहा और इस्पात, क्या हो जाएगा, लोहा और इस्पात हो जाएगा। तो पहले का जो द ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। भारतीय भारतीय, भारतीय भारतीय, ठीक है। तो 11वें का जो दूसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया जो 11वें का दूसरा प्रश्न, तो 11वें का दूसरा जो प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का, तो उसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। भारतीय भारतीय, सरस्वती और भारत का रहने वाला ना, सरस्वती और भारत का, कि ऐसे ही पहचान जाएंगे। भारतीय जब मिला तो भारत का रहने वाला, तो ये तो पहले मिल गया, तो सरस्वती और भारत का रहने वाला, तो ये भारतीय और भारतीय का क्या अर्थ हो जाएगा। ठीक है, शब्द युग्मों का जो दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग देखिए 11वें के ख प्रश्न में। 11वें ख प्रश्न में देखिए जल्दी शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है, जल्दी शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है। तो 11वें ख में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ख में देखिए पहले का जो विकल्प नंबर जो द होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बादल। जल्दी का देखिए जो अर्थ होता है वो बादल नहीं होता है, उदधी वारिधि सागरीय होता है, जबकि बादल नहीं होता है। तो ख का जो पहला प्रश्न है, ख का पहला प्रश्न उसका विकल्प नंबर द जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे का जो होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरे देखिए जड़ का अर्थ नहीं है, तो ये पर्वत जो होगा वो जड़ का अर्थ नहीं है। अचेतन, मूर्ख, मूल, ये सब जो है जड़ का अर्थ है, जड़ का अर्थ नहीं है, कौन पूछ रहा है, तो यहाँ पर्वत जो होगा वो जड़ का अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर ग प्रश्न की ओर। देखिए ग में क्या पूछा गया आप लोगों से, ग में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। तो जान रहे हैं उसको सर्वज्ञ बोलते हैं भैया, सर्वज्ञ हो जाएगा, वो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा। दूसरा जो दिया गया किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को न मानने, तो बड़ा गलत बात है। तो किए गए उपकार को न मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ हो जाएगा ना, कृतज्ञ। कृतज्ञ मानने वाला होता है और कृतज्ञ जो होता है वो न मानने वाला, तो कृतज्ञ जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। यहाँ पर फटाफट देखिए, लाइट तो कटा है लेकिन आप लोग के लिए संघर्ष जारी है, तो फटाफट से इसे शेयर करते रहिएगा। निम्नलिखित में किन दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। देखिए घ प्रश्न दिया गया आप लोगों को, इसमें क्या करना है, हम लोग को शुद्ध करके इसे लिखना है। क्या करना है, शुद्ध करके इसको बताना है हम लोगों को। तो कामायनी एक उच्च कोटि का महाकाव्य है। कामायनी क्या है, एक उच्च कोटि का महाकाव्य है। तो कामायनी क्या हो जाएगा डिस्टेंस, कामायनी एक उच्च कोटि का महाकाव्य है। उच्च कोटि, ये कोटि जो है वो गड़बड़ लिखा गया डिस्टेंस, तो ये मात्रा चेंज कर लीजिएगा टी पर। तो उच्च कोटि जब इधर लिख देंगे आप लोग तो ये सही हो जाएगा। तो उच्च कोटि का महाकाव्य है। भारत एक समृद्धिशाली देश है। भारत एक क्या है, समृद्धिशाली देश है। तो समृद्धि जो है इसको सही से लिख लीजिएगा, समृद्धि, ये ई की मात्रा यहाँ पर ले लीजिएगा, समृद्धिशाली देश है। ठीक है, प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए ना,
तो प्रतिमा को क्षमा मांगना नहीं चाहिए, प्रतिमा भाई लेडीज से, तो प्रतिमा को क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है। रमेश पर 100 रुपए जुर्माने हुए, तो रमेश पर 100 रुपए जुर्माना हुआ, ठीक है, ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो रमेश पर क्या हो जाएगा, जुर्माना हुआ। अब डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग के व्याकरण की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग जब इसमें, तो व्याकरण में आप लोगों का मिलता है क्या यहाँ पर, एक डिस्टेंस मैंने वीडियो बना रखा था आप लोग के लिए, दोहा सोठा छंद चौपाई सब एक वीडियो में समाई, दोहा सोठा छंद चौपाई सब एक वीडियो में समाई। यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस अथवा शांत रस के बारे में पूछा गया है, यमक अलंकार और उपमा अलंकार हो गया। चौपाई छंद को तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक चरण में जो होता है वो कितनी मात्रा है, 16 सोरठा जानते हैं कि दोहा का उल्टा होता है, पहले और तीसरे में ये हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए सब पूरा फिक्स है, पेपर आउट है या पेपर आउट एडिशंस, ये आप लोगों के समक्ष दिख रहा है एकदम सामने ही। तो चलिए आइए श्रृंगार रस और शांत रस के बारे में आप लोगों से पूछा जाए, तो श्रृंगार रस के बारे में देखिए यहाँ पर क्या एडिशंस बताया जा रहा है आप लोगों को। तो नायक और नायिका के मन में संस्कार के रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। क्या होता है एडिशन, श्रृंगार रस, यानी मुख्य रूप से जहां पर नायक और नायिका का जोड़कर बात होता है ना, तो उसमें रति या प्रेम की जब स्थायी भाव देखने को मिलता है, आस्वादन होता है उसका, तो वहां पर जो रस मिलता है वो श्रृंगार रस मिलता है, ठीक है। और श्रृंगार रस में भी देखिए दो बातें हैं, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव रति होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बहुविकल्पी अति लघु में पूछ सकता है ये प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा। श्रृंगार रस देखिए दो भेद कौन कौन से हैं, संयोग श्रृंगार हो गया और वियोग श्रृंगार हो गया ना। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका का जो होता है, संयोग श्रृंगार का आता है, इसे संयोग का अर्थ क्या होता है, सुख की प्राप्ति करना, सुख की प्राप्ति करना। और वियोग में क्या होता है, नायिका नायिका के मिलन का अभाव होता है, मतलब एक दूसरे से दूर रहते हैं लोग, बिछुड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आप लोग का हो जाएगा, देखिए इंपॉर्टेंट। और उदाहरण आप लोग देख रहे हैं। अब शांत रस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि शांत रस के बारे में पूछा जाए तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, निर्वेद होता है, जहाँ न दुख हो और न सुख हो, न द्वेष हो और न राग हो और न कोई इच्छा हो, उस रस की मुनियों में जो होता है वो शांत रस होता है। मुनियों ने क्या किया था, उसको शांत रस कहा था, मतलब दुख भी नहीं है, व्यक्ति सुखी भी नहीं है, कोई द्वेष भी नहीं है, कोई राग भी नहीं है, कोई इच्छा नहीं बची हुई है, तो उस रस को हम लोग कहते हैं शांत रस। व्यक्ति क्या हो चुका है, स्थिर हो चुका है, तो वहां पर शांत रस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से आप लोगों ने इसको देखिए शांत रस हो गया और आप लोगों को क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। जब डिस्टेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो क्या होता है, आप लोगों से यमक अलंकार भी देखिए उसमें दिया गया था प्रश्न में आप लोगों का ना, यमक अलंकार। तो यमक का अर्थ क्या होता है, युग्म या जोड़ा, ठीक है। यमक का अर्थ क्या होता है, यमक का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार जो होता है भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है ना। एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन किंतु उसका अर्थ क्या प्रत्येक बार भिन्न हो, ठीक है ना। जैसे इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोग, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, वाह पाए बोराय वाह खाए बोराय, ठीक है ना। कनक कनकता एक धतुरा था, एक क्या था, कनक का मतलब स्वर्ण था। और इससे अगर दूसरा समझने का प्रयास करेंगे तो एक दो तीन तो मेरे पास और भी हैं। इसे कहा गया, अगर आप लोगों से पूछा जाए लौकी के खेत में लौकी ना लौकी तो कालौकी, यहाँ पर भी देखिए यमक अलंकार, एक लौकी का अर्थ हो गया देखना, एक लौकी का अर्थ हो गया सब्जी। और एक और भी अगर आप लोग को मैं बताऊं, अगर थोड़ा सा मजाक के तौर पर, तो इसको ध्यान में रखिए, लेकिन इसे आप लोग भूलेंगे नहीं। सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, एक सजना जो हो जाएगा वो सजना तैयार होना, और सजना का मतलब क्या हो जाएगा, जो उसके नायक होंगे उनके लिए किया गया, ठीक है ना। तो सजना है मुझे सजना के लिए, एक हो गया एग्जाम्पल आप लोग के पास। और दूसरा मैंने बताया जो आप लोग को डिस्टेंस, चलिए लाइट आ गई, लाइट आ चुका है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। और यहाँ पर दूसरा जो था वहाँ पर कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह पाए बोरा वाह खाए बोरा, ये भी एक बताया गया आप लोग को। और लौकी खेत में लौकी ना लौकी तो कालौकी, एक ये भी बताया गया आप लोग को, तो याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को। उपमा अलंकार आप देख रहे हैं डिस्टेंस, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए हम लोग बात करते हैं चौपाई के बारे में। देखिए चौपाई का मतलब क्या होता है, चौपाई को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस की सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं, आप लोग को इसमें नौटंकी नहीं करना है कि पहले और तीसरे में ऐसी मात्राएं होंगी या दूसरे और चौथे में 11 11 13 13, ऐसी मात्राओं का लफड़ा कोई नहीं है इसमें। तो इसलिए उसको अर्धमात्रिक सम कहते हैं हम लोग, अर्ध सममात्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर चेंज हो रहा है, आधे आधे पर बदल जा रहा है, इसलिए उसको अर्ध सम कहते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है चौपाई में जो हम लोग कहते हैं, तो चौपाई जो है सममात्रिक छंद होता है, उनके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्या होता है 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण 16 मात्राएं, और अंत में जो होता है जगड़ और तगड़ का प्रयोग निषेध है। तो कहने का मतलब डिस्टेंस देखिए यहाँ पर निरखित सिद्ध साधक अनुरोग अनुरागे सहज स्नेहु सहारन लागे, कि ये तो आप एग्जाम्पल को मत याद रखिएगा, मैं सुझाव नहीं दूंगा इस एग्जाम्पल के लिए।
मैं जो एग्जांपल आप लोग के लिए सुझाव दूंगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूस जनेऊ साजे शंकर। तो पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। वो पूरा का पूरा डिस्टेंस चौपाई है, पूरा का पूरा चौपाई है, और प्रत्येक लाइन में अगर आप देखेंगे तो 16 मात्राएं ही मिलेंगी आप लोगों को, प्रत्येक मात्रा में होगी जो। तो और देखिए मात्राओं का काउंटिंग कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग मात्राओं काउंटिंग करना नहीं जानते, जैसे हम लोग ऑफलाइन वगैरह में जब पढ़ाते तो वहां पर भी चीजों को स्पष्ट नहीं मिल पाता। तो दोहा, सोटा, छंद, चौपाई सब एक वीडियो में समाई डिस्टेंस मैंने बना रखा है आप लोग के लिए, जाइए वहां से, मैंने सिखाया हुआ है अच्छे से कि आप लोगों को मात्राओं का कैसे काउंटिंग करते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर को कैसे हम लोग देखते हैं अच्छे से। एक बार आप पलट लिए तो समझ लीजिए पूरा का पूरा वारा नहरा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। वो जो आप लोग को बस थोड़ा सा याद रखना है उसमें लघु स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे क्या है, देखिए लघु, नी, र, की, देखिए एक एक मात्रा समय दिया गया, सब लघु स्वर है यहाँ पर। दीर्घ स्वर देखिए सी, तो यहाँ पर जो दीर्घ स्वर हो जाएगा तो उसमें देखिए 2 मात्राएं हो जाएंगी। फिर यहाँ पर देखिए 1 मात्रा, 2 मात्रा, तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अब सोठा, सोठा जानते हैं किसका उल्टा होता है, जस्ट होता है उल्टा आप लोगों का क्या, दोहा का उल्टा होता है सोठा ना। तो दोहा जो आप लोगों का डिस्टेंस, दोहा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या क्या कह रहा है कि प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, उसमें क्या क्या है इसमें, और द्वितीय चतुर्थ में क्या होगा 13-13। और जब दोहा को आप करेंगे तो क्या होगा, 13-13 की जगह 11-11 हो जाए, 11-11 की जगह 13-13 हो जाए। किसी एक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग को डिस्टेंस सोठा का आप लोग को दिख रहा है एग्जाम्पल, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिन नयन, करऊ सो मम उर्धाम शराम सदा क्षीर सागर शयन। ठीक है, अगर आप लोगों से दोहा का पूछा जाए तो श्री गुरु चरण सरोज रज, जब हनुमान चालीसा आप लोग खोलते हैं तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुबर विमल जसु, जोदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के शुभ्र पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दो मोहि हरऊं क्लेश विकार। एक आपका ये हो गया। दूसरा अगर आप लेना चाहते हैं तो पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो दूसरा आप लोग का ये हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा आप लोग का, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो ये भी आप लोग का क्या हो जाएगा, दोहा का एग्जाम्पल है। तो जो भी आप अपने इच्छा अनुसार, या जो भी आप लोग के टीचर वगैरह, शिक्षक वगैरह आप लोगों ने जिसका भी आपको सुझाव दिया है, आप उसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, जो सरल है मैंने यहाँ पर बताने का आप लोग को प्रयास किया। लेकिन जो चौपाई है उसको जो मैंने बताया आप लोग को याद रखिएगा, बड़ी ईजी है, सीधा सीधा है, आप लोग भूलेंगे नहीं, और एक बार याद हो जाएगा तो आप लोग पूरा का पूरा अच्छे से लिख कर एकदम कन्फर्म आएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अपने, अब बढ़ रहे हैं डिस्कस। देखिए हम लोग प्रश्न पत्र को लेकर यहाँ पर आ गए हैं अपने अब अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग। चलिए डिस्कस हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए 13वां आप लोग का दिया गया है, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन विज्ञापन हेतु, देखिए यहाँ पर दिया गया प्रबंधन कॉलेज को लिखना है, हम लोग को एक पत्र लिखना है, और या तो किसी बैंक के शाखा प्रबंधन को चिकित्सा शिक्षा हेतु शिक्षा ग्रहण की ऋण की प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है आप लोगों को। तो डिस्कशन देखिए यहाँ पर ऋण हेतु अगर प्रार्थना पत्र आपसे पूछा जाए तो कैसे आप लिखेंगे, ये सम्मुख आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं आप लोग करना है, ऐसे एक बॉक्स बनाना है इधर देखिए इस साइड में, और यहाँ पर ऐसे देखिए पूरा पूरा लिखाया गया है, यहाँ पर ये ऐसे बॉक्स बनाना है आप लोग को, और यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स बनाना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आप लोग को मैटर भर देना है। ऋण हेतु आवेदन पत्र कैसे लिखा था, सेवा में प्रबंधक, स्टेट बैंक, गोमती नगर, लखनऊ। अरे यार बाजा बाजा चालू कर दिए सब महोदय। देखिए सविनय निवेदन है कि वर्ष 2018 में संपन्न हुई यूपीएससी पीएमटी की परीक्षा की मेधावी सूची मेरिट लिस्ट में मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया। प्रवेश हेतु संपन्न हुई काउंसलिंग में मुझे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ आवंटित हुआ है, ठीक है। संस्थान में प्रवेश एवं अन्य व्यय हेतु मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। इस चिकित्सा शिक्षा में हेतु मैं आपके बैंक से शिक्षा ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ। ऋण प्राप्त करने के हेतु सभी आवश्यक प्रमाण पत्र यथा यूपीएससी पीएमटी की योग्यता प्रमाण पत्र, काउंसलिंग पत्र, प्रवेश हेतु कॉलेज आवंटन पत्र, सभी योग्यता प्रमाण पत्रों एवं स्थायी निवास के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करता हूं। अतः उचित प्रपत्रों की पूर्ति कराकर मुझे शीघ्र उक्त ऋण प्रदान कर कृतार्थ करें। धन्यवाद। यहाँ पर दिनांक लिख देना है आप लोग को, प्रार्थी लिखना है। कभी भी डिस्टेंस ये मत लिखिएगा कि कौन दिया है क्या दिया, अपना फल यहाँ पर नाम वगैरह मत भर दीजिएगा इसमें, नहीं तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग को देखिए लिखना होता है। ये बॉक्स आप लोग ये बना लीजिएगा, मुख्य रूप से इस बॉक्स को ध्यान रखिएगा। तो ये बॉक्स रहेगा और ऐसे यहाँ पर रहेगा, इस रूप में यहाँ पर आप लोग लिखना, और यहाँ प्रार्थी या प्रार्थनी जो भी रहेगा, डियर स्टूडेंट्स सभी लोगों के लिए, बालक और बालिकाएं जो भी रहेंगे जिनके लिए। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस आप लोग अगर आपसे पूछा जाए, देखिए कोरोना सबका सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 14वां
कोरोना एक वैश्विक चुनौती हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, प्रदूषण समस्या हो गया, शिक्षा, खेल और विज्ञान एवं वरदान। तो इन्हीं पाँचों में से कोई ना कोई एक आप लोगों से जो है ज़रूर पूछा जाएगा। कोरोना, भ्रष्टाचार हो गया, शिक्षा की बात हो गई, प्रदूषण समस्या और समाधान हो गया, विज्ञान वरदान या अभिशाप हो गया। तो इन सभी को तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं में से आप लोग का समझ लीजिए एक काम हो जाएगा। और मैंने कोरोना के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है, तो उसको भी जाकर जरूर पलटिएगा। और कोरोना जानते हैं कि वैश्विक समस्या है, वैश्विक परेशानी है, तो वो आप लोगों से पूछ भी सकता है। मैंने बहुत इन सब में मैंने सब इन सभी को मैंने कंप्लीट भी करा रखा है, कोरोना को भी और यहाँ पर प्रदूषण को भी मैंने बताया और विज्ञान वगैरह पर भी मैंने डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लेक्चर जो है आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं। तो डिस्टेंस ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन, बड़े संघर्षों के साथ आप लोग के लिए बनाया गया। और एक मॉडल, पहला मॉडल पेपर आप लोग का पूरा सॉल्यूशन के साथ जो कराया गया, संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगल बगल पूरा बाजी बाजा के साथ सब चालू कर दिए एडिशन, कोई बात नहीं। 950 690 285 7 इस नंबर से जरूर जुड़िए और पाइए अपने अंदर ज्ञान की पूंगी बजा लीजिए एडिशन डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा और इसे दूर तक फैलाना एडिशन, इतना काम आप लोग को जरूर करना है। इस चैनल का लिंक जो आपसे अपने क्लासमेट पर जरूर फैला दीजिएगा और एक पूरा का पूरा सेट आप लोग को सॉल्व कराया गया एडिशन। क्या आप लोग सेकंड सेट को भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय जरूर रखिएगा एडिशन आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में, क्योंकि आपका फीडबैक एडिशन हम लोग को मोटिवेट करता है कि आप लोग के लिए बेहतर कैसे वर्क किया जाए। जल्दी मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।